सिलेबस से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है कि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत बार हमको पता ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है ना। बुक ले लेते हैं और जस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं, मैं अभी वैसे भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है और सिलेबस में किस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस हम देखते हैं। तो पॉलिटी का जो सिलेबस है इसमें हम देखते हैं पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि हम बोलते हैं, संविधान की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, कि जैसे हमारा संविधान जो बना है, बराबर है, तो उसके पहले भी कुछ कानून थे इंडिया में। ठीक है, तो वो कौन कौन से कानून थे, किस तरह संविधान बनने से पहले हमारे इंडिया में जो है, आपको पता होगा ब्रिटिश का ये था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स जो है 1600 के बाद आए अपने यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे एज अ ट्रेडर करके आए, व्यापारी करके आए, व्यापार करने के लिए आए अपने यहाँ पे, और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट किया, राजकीय हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले उन्होंने जो है बंगाल, बंगाल जो है, आपने बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, 1757 प्लासी। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने बंगाल कैप्चर किया। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1772 या ये 1772 में वैरन हेस्टिंग आता है, हिस्ट्री में हम देखेंगे तो वैरन हेस्टिंग आता है, और वैरन हेस्टिंग जो है वो कंप्लीटली कैप्चर कर लेता है बंगाल को। ठीक है, और फिर बंगाल को रेगुलेट करना है, बरोबर है, तो उसके लिए फिर जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और उस एक्ट के तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग ही होता है, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। तो अंडर दिस रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, हाँ आ जाइए, रेगुलेशन एक्ट क्या होता है कि यहां पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। ठीक है, पहले था क्या, पहले नहीं था। पहले आप देखेंगे बहुत सारी डायनेस्टीज अपने यहाँ पे हुई है। जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हुआ कि सभी जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और वैसे ही बंगाल में भी एक था, मुर्शिद कुली खान का आपने नाम सुना होगा, जिसने मुर्शिदाबाद जो है सिटी बनाया। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल और बिहार, वहां का वो क्या था, सूबेदार जिसको हम बोलेंगे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया। ठीक है, और छोटे छोटे प्रांत जो है वो इमर्ज हुए, वहां पे राजा इमर्ज हुए। ठीक है, तो वहां से फिर आपको पता है ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या किया, सबसे पहले कैप्चर किया उन्होंने बंगाल। तो बंगाल कैप्चर करने के बाद मैंने बताया आपको 1772 में उन्होंने बंगाल कैप्चर किया, और अभी बंगाल को रेगुलेट करना है, बराबर है कि नहीं। तो बंगाल को अगर रेगुलेट करना है तो किससे रेगुलेट करेंगे, कानून से रेगुलेट करेंगे। तो हमको पहले देखना है कि ऐतिहासिक पार्श्वभूमि जो है अपने यहाँ पे, कि कानून बनाने की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि जो है वो हमको पहले देखनी है। ठीक है, तो ये पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, और वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। जैसे अभी देखो अपने इंडिया में जो है वो कौन रेगुलेट करता है, अभी हमारा पार्लियामेंट है ना, संसद है हमारी। ठीक है, देन अपने यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडीज है जिसको हम कार्यकारी मंडल बोलते हैं, बराबर है, जिसमें राष्ट्रपति होता है, पंतप्रधान होता है, मंत्रिमंडल होते हैं। तो वो सब यहाँ पे हमारे यहाँ जो है रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पे जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ठीक है, तो उस तरह धीरे धीरे एक एक कानून लाए गए, है ना। तो जैसे चार्टर एक्ट 1833,
ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। विलियम बेंटिंग हम देखेंगे तो विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था और वही गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना। तो ये एक्ट भी हमको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, हिस्ट्री में भी देखेंगे लेकिन हमको ऐतिहासिक पार्श्वभूमि देखनी है कि अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, संविधान बनने से पहले पहले कौन रेगुलेट करता था, कौन से कानून थे अपने यहाँ पे, वो भी हमको देखने हैं। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है, तो ये जो इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है उनके कंट्रोल में आ गया था। जैसे आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो पावर था वो था मराठा, और मराठा जो है 1818, आपने सुना होगा भीमा कोरेगांव और खड़की, ये जो बैटल हुई है उसमें जो पेशवा जो है, लास्ट पेशवा जो था बाजीराव सेकंड, बरोबर है, उसको हरा दिया गया। और पूरा जो है मोस्ट ऑफ द जो है, अगर आप पंजाब का एरिया छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है उनके कंट्रोल में आ गया। तो इसीलिए उनको जरूरत क्या पड़ी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, तो ये बनाने की जरूरत पड़ी उनको, है ना। तो 1833 ये इंपॉर्टेंट चार्टर। देन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो गया कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, आपको पता ही होगा, और 1857 रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खत्म हो गई है और उसकी जगह पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल बोलते हैं इसको, रानी का शासन आया यहाँ पे, है ना, रानी का शासन आया, ब्रिटिश संसद का शासन आया अपने यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से जो है डायरेक्टली अभी रेगुलेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, 1858 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने यहां पे रूल कर रही थी। ठीक है, तो पहले डायरेक्टली नहीं होता था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल होते थे, और बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने यहां पे रूल्स चलाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, डायरेक्टली जो है यहां पे कंट्रोल किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहां से पूरा कंट्रोल हो गया, तो ये हम देखेंगे, है ना। यहां पे जो है दो पोस्ट भी क्रिएट हुई है, जैसे वाइस राय, पहले जो गवर्नर जनरल था, जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जगह पे दो पोस्ट आ गए, वाइस राय और एक भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको। ये दो न्यू पोस्ट क्रिएट किए उन्होंने। ठीक है, तो वो सब भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। कि अभी की जो आपको संसद दिखती है, पार्लियामेंट दिखती है, जैसे हमारी जो है पार्लियामेंट है बाय कैमरल है, द्विगृही द्विगृही है ना, दो सभागृह है ना अपने यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा, बराबर है। तो वो इसी एक्ट के तहत आई है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि जो हमारी जो संसद जो दिखती है तो वो कौन से एक्ट में आई है, तो 1935 का एक्ट है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द, मतलब अपने संविधान में 200 से ज्यादा, मोर देन 200 आर्टिकल्स, कलम जो है वो इस 1935 एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन आप देखेंगे आरबीआई जो है ना, यही पे 1934 एक्ट और 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई भी क्रिएट हुई है। अपने यहाँ पे फेडरल कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं बाद में, पहले उसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था, तो वो भी यहीं पे आई है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, 1935 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्ट। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 1947, ये जो 1947 का एक्ट है, इसी के तहत भारत को आजादी मिली है। ठीक है, तो ये जो 1947 का एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया गया। ठीक है, तो ये 1947 का एक्ट भी हमको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें और भी, जैसे आपने कैबिनेट मिशन का नाम सुना है, किसने, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, वो जो कैबिनेट मिशन है, तो कैबिनेट मिशन में कैसा है कि जो हमारा जो संविधान सभा बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी है,
तो वो कैबिनेट मिशन जो आया था, जिसको त्रिमंत्री परिषद भी बोलते हैं, थ्री मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बरोबर है। तो उसमें 3 मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये 3 लोग थे, उनके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो कैबिनेट मिशन है उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिशन के हिसाब से ही हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई। तो कुछ ऐसे जो है, जैसे ऑगस्ट ऑफर हम देखेंगे, क्रिप्स मिशन देखेंगे, वेवेल प्लान देखेंगे और कैबिनेट मिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमको डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक ही हमारा ये रहेगा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, वो तो पता होना चाहिए, है ना। और सिलेबस वाइज जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। और वो इजी भी जाएगा आपको। तो उसके बाद हम देखेंगे जैसे प्रियम्बल, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो हम देखते हैं प्रस्तावना, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने जो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया है। इसी बार जो है क्वेश्चन आया था कि जो प्रस्तावना जो है हमने कौन से देश से कॉपी किया है। तो कहां से किया, जैसे कि वैसे उनके यहाँ पे भी वैसा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना, वहां पे भी उसी तरह की है। कहां पे, अमेरिका में, ठीक है। तो उनके देश में भी वैसे ही है, हमारे देश में भी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई प्रस्तावना किसने लिखा है, तो प्रस्तावना किसने लिखा है, पंडित नेहरू ने लिखा है, ठीक है। और संविधान सभा में पहले जो पास किया गया प्रस्तावना ही पारित किया गया, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। पहले उसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, बाद में प्रियम्बल नाम पड़ा उसका। तो पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, जो 22 दिसंबर को 1947 को, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको देखनी है। प्रस्तावना हम देखेंगे इसमें कि ये जो प्रस्तावना जो है, इसमें 2 चीजें बाद में ऐड की गई, पहले 2 चीजें नहीं थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो प्रस्तावना है उसमें जो है कौन सी चीजें बाद में ऐड की गई, ठीक है। तो कौन सी चीजें बाद में ऐड की गई, तो पहला था, तीन 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 चीजें, सॉरी, हाँ 3 चीजें। पहला था जैसे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, देन दूसरा सेक्युलर और तीसरा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता। ये 3 चीजें पहले ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं थी। बहुत बार पूछा जाता है, या ये भी पूछा जाता है कि कौन सी घटना दुरुस्ती है, अमेंडमेंट है, तो वो 42nd अमेंडमेंट है। 42nd, ये तो आपको 42nd अमेंडमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, छोटा संविधान। कि सबसे बड़े चेंजेस संविधान में 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, यस। तो प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें इस बार भी क्वेश्चन पूछा था कि केशवानंद भारती केस, ये कुछ केसेस है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा। अब तक की सबसे बड़ी केस जो है और लैंडमार्क जजमेंट, अभी भी बहुत सारे जो केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कौन से केस का संदर्भ दिया जाता है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। क्योंकि केशवानंद भारती केस अब तक का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और सबसे बड़ा बेंच बैठा हुआ था। 13 जजेस बेंच अब तक का लार्जेस्ट बेंच था, इतना बड़ा बेंच कभी नहीं बैठा था। तो ये जो केशवानंद भारती केस जो है 1973 की, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला, केरल, केरला सरकार, उसके खिलाफ था।
ठीक है, केशवानंद जो है पुजारी था, और उसकी जमीन जो है वो टेम्पल के पास बहुत सारी जमीन थी। वो जमीन जो है वो केरला गवर्नमेंट ने अंडर द लैंड सीलिंग एक्ट, है ना, भू धारण कायदा बोलते हैं जिसको, उसके तहत उनकी जमीन ले लिया। तो ये बंदा चला गया कि भाई पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार भी जो अपना मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। तो उसके तहत चैलेंज किया गया उसको कि भाई मेरी जमीन कैसे ले सकते हैं आप। तो वो सबसे बड़ा केस था, और उसी में पहली बार जो है प्रियम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाचा मूलभूत अंग है, ये बोला गया। यही क्वेश्चन पूछा था एमपीसी में अभी, कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है। ये कौन से केस में बोला गया? केशवानंद भारती केस में, सबसे बड़ी केस है। 13 जजेस का बेंच था, 6/7, मतलब 7 लोगों ने फेवर में किया, 6 लोगों ने अपोज में किया था, लेकिन मेजोरिटी किसकी थी? 7 लोगों की। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लैंडमार्क केस है आपकी केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो प्रियम्बल वाला पार्ट जो है ये हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि इसमें केस कौन सी है ना, इसमें अमेंडमेंट कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट, घटना दुरुस्ती। तो ये सब चीजें जो है हमको देखनी है प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, और एक एक वर्ड जो जैसे सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है ना, ये वर्ड भी हमको देखने हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है ये भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से जो एरिया में जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपको दिखेगा ही दिखेगा क्वेश्चंस, है ना। हम देखेंगे कौन से एरिया में आपको दिखेंगे ही क्वेश्चंस। ठीक है, देन ये जो है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधानाची पार्श्वभूमी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा जो गठित हुई है, बरोबर है। आपको पता होगा कि हमारी संविधान सभा जो है 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है, लेकिन ये मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है टेम्पररी मीटिंग थी उसकी, संविधान सभा की तात्पुरती बैठक बोलते हैं। मतलब ये जो है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीटिंग्स हुई है, क्योंकि अब तक तो चेयरमैन सिलेक्ट नहीं हुआ है कि कौन चेयरमैन रहेगा क्या रहेगा। जैसे पकड़ लो, अभी पहली बार मेंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं मेंबर्स, बरोबर है। अभी इसमें से जो सीनियर मोस्ट रहेगा, भाई आजा तू चेयर पे बैठ जा, तो वो चेयर पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा, पहले जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, किसी को पता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो उनको बिठाया गया, है ना। और पहली मीटिंग में जो है कि चेयरमैन किसको बनाना है, जैसे आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना ही होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन, तो उनको चेयरमैन बनाया गया, बरोबर है। एच सी मुखर्जी जो है उसको वाइस चेयरमैन बनाया गया, उपाध्यक्ष बना गया, अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रसाद को बनाया गया। तो इस तरह जो है वो सिलेक्शन हुआ, बरोबर है। और हम देखेंगे कि जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ड्राफ्टिंग कमेटी का, मसौदा समिति जिसको हम बोलते हैं, और जिनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनी, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ठीक है, तो उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स कौन थे, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट की कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राज्य राज्य बनाने के लिए, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे, हम सिलेबस देख रहे हैं अभी कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, साइलेंट फीचर्स भी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जगातील सबसे बड़ा जो लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है,
तो वो सब हम देखेंगे, साइलेंट फीचर्स में हम चीजें देखेंगे कि क्या क्या है संविधान। जब हमारा संविधान बना था, आपको पता है कि 395 आर्टिकल्स थे। कलम कितने थे? आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 395 कलम थे, ठीक है। देन जो है पार्ट कितने थे? 22 पार्ट्स थे, भाग 22 पार्ट्स थे, बराबर है। और 8 शेड्यूल थे, 8 परिशिष्ट बोलते हैं जिसको। कितने कलम थे? 395। 22 भाग थे, पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल थे, परिशिष्ट थे, ठीक है। तो अभी कितने हैं आपको पता है? अभी कितने हैं? मोर देन 465 आर्टिकल्स है, अभी 25 पार्ट्स है, और 12 शेड्यूल्स है। बाद में हमने ऐड किया, हमारे संविधान में जो है अमेंडमेंट, घटना दुरुस्ती करके हमने बाद में उसमें शामिल किया है। तो ये जो है, ये भी हमको देखना है, ठीक है। तो कैसे कैसे अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो हमको देखने हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो संविधान की जो साइलेंट फीचर्स है, ये सब हमको देखना है। हमारे इंस्पिरेशंस क्या क्या रही है वो हमको देखने हैं, कहाँ कहाँ से हमने बोरो किया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? किसी को पता है कहाँ से लिया है फंडामेंटल राइट्स? किसी को पता है फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? हमने जैसे अमेरिका से लिया है फंडामेंटल राइट्स। वहां पे जो है फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स से हमने हमारे फंडामेंटल, लेकिन जैसे के वैसे नहीं लिया है। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, और जो हमको हमारे इंडिया के हिसाब से जो सुटेबल हो उस तरह हमने उसको मोल्ड किया, चेंज किया, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत बार बोलते हैं कि बी आर आम्बेडकर ने लिख लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। बी आर आम्बेडकर को बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। कैसे होता है? जैसे पकड़ लो, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है। तो बी आर आम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया है, अभी कोई आर्टिकल डालना है उनको संविधान में, तो कैसे करेंगे? पहले वो ड्राफ्ट बनाएंगे, पहले पार्लियामेंट में पेश करेंगे, संविधान सभा में पेश करेंगे। संविधान सभा में पेश करने के बाद क्या होगा? उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, डिबेट डिस्कशन होगा। डिबेट डिस्कशन के बाद क्या होगा? उस पर वोटिंग होगा। वोटिंग होने के बाद देखो, डिबेट डिस्कशन में बाबा साहब को पूरा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको उनका आंसर भी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और बाबा साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वोटिंग होगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा। तो ऐसा इजी प्रोसेस नहीं था, ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो जो है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, आपको पता है ये कितने दिन लगे थे बताओ? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो ड्राफ्ट तो बहुत पहले बन गया था, आप देखेंगे तो 3 महीने में बाबा साहब ने ड्राफ्ट बना दिया था, लेकिन उसको पास करते 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 टाइम लग गया। ये तो बहुत बार बोलते हैं ना कि भाई इतना टाइम लग गया, है ना, तो इतना टाइम नहीं लगा था। वो यही 11 मीटिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जो लास्ट मीटिंग हुई थी 14 टू 26 नवंबर, आपको पता है ना 26 नवंबर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो 14 टू 26 लास्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा था कि साइन किसने किया था, मतलब सबसे पहले साइन किसने किया था, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे पहली जो साइन की थी एक्चुअल में, वो की थी पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने किया था, बल्कि पहली साइन किसकी होनी चाहिए थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होनी चाहिए थी, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो। लेकिन पंडित नेहरू बहुत खुशी खुशी से थोड़ा सा जल्दी साइन कर लिए, तो जो नहीं होना चाहिए था, पहले तो चेयरमैन की साइन होनी थी। तो इससे जो है डॉक्टर प्रसाद जो है नाराज हो गए कि भाई मैं चेयरमैन हूं और ये बंदा पहले ही चला गया और साइन कर दिया। तो इसीलिए फिर डॉक्टर प्रसाद ने जो है लास्ट में साइन किया, वो गुस्सा हो गए थे, तो सबसे लास्ट में साइन किया, और वो साइन कर लिया नेहरू के साइन के ऊपर। तो पहली साइन अभी किसकी है? डॉक्टर प्रसाद की है, और लास्ट साइन जो है फिरोज गांधी की है, ठीक है। तो इस तरह भी वो कहानी है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि क्या क्या है, किस तरह बना है ना, कौन 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 से कमेटी के चेयरमैन थे।
तो ये सब हम डिटेल में टॉपिक में देखेंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कस करें कि क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है। हाँ, एक मिनट। देखिए, यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ और राज्य क्षेत्र, कि जैसे हमारा जो आर्टिकल 1 बोलता है, आर्टिकल 1 बोलता है, कलम 1 बोलता है हमारे संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बरोबर है, हम जैसे प्रियम्बल में बोलते हैं। तो इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्य का संघ है, राज्य से बना हुआ एक संघ है। ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे इसमें। आर्टिकल 1 वही बोलता है आपका, ठीक है, कि भारत एक राज्यों का संघ है। जैसे देखो, अमेरिका जो बना है ना, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पहले वहां पे स्टेट बने, वहां पे 13 कॉलोनीज थी, कॉलोनीज के स्टेट थे, प्रांत थे वहां पे, 13 प्रांत थे वहां पे अमेरिका में। वो 13 प्रांत एक जगह पे आए और उन्होंने अमेरिका बनाया, बराबर है। इसलिए वहां पे स्टेट को बहुत ज्यादा पावर्स है। अपने इंडिया में उल्टा हुआ, हमारे यहां पहले क्या हुआ, पहले देश बना, हमको आजादी मिली, तो पहले भारत देश बना। और आपको पता है हमारा देश कितने सारे जो प्रोविंसेस में बटा हुआ था, बहुत सारे प्रोविंसेस थे हमारे, प्रांत थे, बहुत सारे प्रांत थे, बरोबर है। राजाओं के प्रिंसली स्टेट बोलते हैं इसको, प्रिंसली स्टेट बहुत सारे थे, और प्रांत भी थे जो ब्रिटिश रूल प्रांत थे, प्रोविंसेस थे। तो इतने सारे इसको हमने एक संघ में बांधा, ठीक है। और हमने देखा है कि डॉक्टर सॉरी वल्लभ भाई पटेल जो है ना, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, इसलिए उसको लोह पुरुष बोला जाता है ना, कि उन्होंने जो इंडिया को एक संघ में बांधा है ना। कुछ लोग तो रेडी थे, कुछ लोग रेडी भी नहीं थे, जैसे हैदराबाद का निजाम था, है ना, जूनागढ़ का था मोहम्मद महाबत खान जी, ये हैदराबाद का नवाब था, ठीक है। तो हैदराबाद के लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन पोलो कहां पे चलाया हमने, हैदराबाद के लिए चलाया, ठीक है। मिलिट्री एक्शन लिया हमने, उसको पुलिस एक्शन बताया, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड को बताएंगे कि भाई हमने मिलिट्री एक्शन देश की चलाया, तो अच्छा नहीं होगा ना, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि अपने देश में ही मिलिट्री लगे। तो हमने पुलिस एक्शन बताया उसको, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया हमने, है ना। जो है, आपको पता होगा कि ये जो जूनागढ़ था, वो तो चला गया था, वो तो पाकिस्तान में चला गया था। तो वहां पे हमने जनमत लिया, रेफरेंडम बोलते हैं, कि वहां पे हमने लोगों से पूछा, तो नियर अबाउट 98 लोगों ने बोला था कि हमको इंडिया में ही रहना है, ठीक है। तो वो भी हमारे अभी गुजरात का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, गोवा सबसे लास्ट में जो हमने जो ये किया है, गोवा 1961, तो उसके लिए भी हमने पुलिस एक्शन लिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो कमीशंस भी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है जो हमारे यहाँ राज्य बने ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि अपने यहाँ जो राज्य बने हैं, तो वो कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से बने हैं, कौन से आयोग जो है उसके रिकमेंडेशन से बने हैं। तो जो है जस्टिस फैजल अली कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, फैजल अली कमीशन, उसके आधार पे ही हमारे यहाँ क्या बने हैं, स्टेट बने हैं, ठीक है। तो फैजल अली कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो उसमें मेंबर भी थे, कुंजरू एंड पन्नीकर। तो ये 3 मेंबर्स जो कमिटी थी, फैजल अली, जस्टिस फैजल अली कमीशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो स्टेट बना है इंडिया में, कौन सा स्टेट बना है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। इसके पहले भी कुछ कमीशन आए थे, एस के धर कमिटी हम देखेंगे, सबसे पहला कमीशन था एस के धर है, देन जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन, तो जेवीपी कमीशन था। ये एस के धर ने क्या बोल दिया कि भाई ठीक है, भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए स्टेट्स, लेकिन उसने क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश को बोला हाँ ये आंध्र प्रदेश बनना चाहिए भाषा के आधार पे। तो उससे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश के लोगों को मौका मिल गया, तो उन्होंने बहुत डिमांड कर ली, और उसके जो नेता थे उन्होंने खुद को ये कर दिया,
मतलब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत दंगे हो गए। तब उनको डिक्लेयर करना पड़ा नेहरू को कि भाई हम आंध्र प्रदेश को हम नया स्टेट बनाएंगे। अभी आंध्र प्रदेश को स्टेट बना दिया, स्टेट बोल दिया कि हम आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाएंगे, तो क्या हो गया? और किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। तो बाकी बाकी लोग भी बोलेंगे ना कि हमको भी, हाँ हमको महाराष्ट्र चाहिए, हमको गुजरात चाहिए, हमको बंगाल चाहिए, तो बाकी भी बोलेंगे। तो फिर इसीलिए उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है फैजल अली कमीशन ये बनाया। और फैजल अली कमीशन में जो है, जो अभी के जो स्टेट दिखते हैं, तो वो फैजल अली कमीशन के बेसिस पे हुए। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 to 4 हमको देखने हैं। आर्टिकल 1 to 4 कलम 1 से 4 जो है हमको देखना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट भी कैसे होता है, यूटीज कैसे होता है, जैसे आपको पता होगा कि अभी जो है कुछ 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है हमारी, बराबर है? नहीं, कौन कौन सी? 3 बनी है। एक्चुअली एक बनी नहीं है, मर्ज हो गई है। तो आप देखेंगे कि जैसे 31 अक्टूबर 2019 को आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते करंट अफेयर्स में भी कि 31 अक्टूबर 2019 को 2 स्टेट बने हैं। कौन कौन से? 2 यूटीज बनी है। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, आर्टिकल 370 हट गया, और 35A, ये 2 आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, तो वो हट गया। आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया। और 35A में उनको स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स थे, नागरिकत्व के अधिकार थे। जैसे अपने यहां पे सिर्फ ओनली वो वही स्टेट था जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप थी, दुहेरी नागरिकत्व था, कि वो भारत के भी नागरिक थे और J&K के भी नागरिक थे। और उनको अलग से उनका बेनिफिट था कि जैसे वहां पे अगर कोई मैरी करता है दूसरे स्टेट में, तो उनका सिटीजनशिप भी चला जाएगा। वही लोग जो है वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो उनको अलग से स्पेशल ये था, प्रिविलेजेस थे आर्टिकल 35A से। तो वो अभी हट गए हैं 370 और 35A। और जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को उसको क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरीज बना गया। ठीक है, तो J&K एंड लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो पहले 7 थे यूनियन टेरिटरीज, अभी कितने हो गए? 2 बढ़ गए ना, 9 हो गए। पहले स्टेट जो है 29 थे, तो कितने हो गए? 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कम हो गया ना। आपको पता है ना कि जो 29वां स्टेट कौन सा था, पता है क्या आपको? हाँ, तेलंगाना। कब हुआ था पता है? 2 जून 2014, क्योंकि 10 साल के लिए उनकी कैपिटल हैदराबाद ही थी, दोनों की। अभी आंध्रा से अलग हुआ। अभी अभी कौन सी है तेलंगाना की, इसके आंध्र प्रदेश की कैपिटल? वैजाग नहीं, अमरावती है। पहले वैजाग होने वाली थी, अभी अमरावती है। वो उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि अमरावती को बनाए कि वैजाग को बनाए, तो अभी अमरावती है। ठीक है, तो ये जो है 2 स्टेट बन गए। उसके बाद क्या, 2 यूटीज बन गए, ये यूटीज बन गए 2। उसके बाद क्या हुआ कि दीव दमन एंड दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020, तो जो 2 यूटीज थी उसको मर्ज कर दिया गया, दीव दमन और दादर नगर हवेली। तो अभी कितने रहे यूटीज? यूटीज यूटीज 9, और एक क्लब हो गया, मर्ज हो गया 8। तो अभी जो स्टेट है आपके 28 राज्य है और 8 यूटीज है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे नया स्टेट बनाना है तो कौन से आर्टिकल्स में है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 3 जो है, अपने यहां पे जो भी स्टेट बनते हैं वो आर्टिकल 3 से बनते हैं। ठीक है, और उसकी प्रोसीजर भी आपको पूछते हैं कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो कैसा होना चाहिए। जस्ट सिंपल मेजोरिटी से बना सकते हैं, जैसे हम लोग डिमांड करते हैं। आपको पता है महाराष्ट्र जो है वो डिमांड करता है कि हमको विदर्भ अलग चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टेट डिमांड करते हैं, यूपी वाले तो बहुत बार बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट बनाना किसके हाथ में है? ओनली पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है वो पावर, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है। और उसके लिए बिल भी जो लाएगा, उसके सबसे पहले वो बिल पे तो प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, प्रायर असेंट। मतलब पहले परवानगी किसकी चाहिए? पूर्व परवानगी राष्ट्रपति की चाहिए।
उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसमें डिस्कशन होगा और सिंपल मेजोरिटी से बन गया स्टेट। स्टेट बनाना, नाम चेंज करना, ये सब आर्टिकल 3 में ही है। कोई स्टेट का नाम चेंज कर देते हैं हम, है ना। तो ओडिशा का ओडिशा कर दिया हमने, बहुत सारे स्टेट का हमने नाम चेंज कर दिया। इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया। सिटीज का भी चेंज हुआ है बहुत सारे। हाँ, आपने यहाँ पे भी तो हुआ है, धाराशिव हुआ है, संभाजी नगर औरंगाबाद का हुआ है ना। एक अहिल्याबाई भी हुआ है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो है नाम चेंज होते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है इसमें आपका आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखने आर्टिकल 1 to 4। मैं आपको पहले सिलेबस बता रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है वो तो पता होना चाहिए, और मेन मेन क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, अर्जी देनी पड़ती है। हम्म। स्टेट को ऑप्शन। हम्म बरोबर है। नहीं, देखो क्या होता है कि जैसे, देखो मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कैसे होता है। जैसे पकड़ लो, हमको महाराष्ट्र को विदर्भ चाहिए, तो हम लोग तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे। अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी है वहां पे, आपने देखा होगा। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, महाराष्ट्र से लोकसभा से सीट कितने हैं? 48। सबसे ज्यादा 80 जो है यूपी से है। ठीक है, और राज्यसभा में भी जो है कितना है पता है आपको? 19 है। हमारा महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिमांड यहाँ पे रखेंगे ना, वो डिमांड यहाँ पे रखेंगे। कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेगा ना कि भाई यहाँ पे बहुत सारी डिमांड चल रही है, दंगे हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, उसके लिए और जरूरी है ना, कि इतना बड़ा स्टेट है उसको रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे आप देखो कि हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे आप, वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, और वही आप देखेंगे मराठवाड़ा रीजन हो या हमारा विदर्भा रीजन हो, लैगिंग है। सब कंपनीज वगैरह सब उधर जा रहे हैं। अभी मुझे बताओ कि जैसे अगर महाराष्ट्र को अगर 1000 करोड़, एग्जाम्पल 1000 करोड़ अगर ये हो रहा है, अलॉट हो रहा है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, तो वो पूरे महाराष्ट्र के लिए हो रहा है। और ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है? 800 करोड़ तुम उधर खर्चा कर रहे हो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, 200 करोड़ बाकी जगह पे कर रहे हो। और अभी मुझे बताओ, अगर विदर्भ अपना स्टेट बन गया तो हमारा हिस्सा आ जाएगा, और वो कहां पे खर्चा होगा? सिर्फ विदर्भ में ही खर्चा होगा। दोनों है, दोनों है, डेफिनेटली दोनों है। लेकिन क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत इजी होता है, उसमें डेवलपमेंट करना भी इजी होता है। जितने स्मॉल स्टेट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो है ये पूरे एमपी ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार बोलते हैं जिनको हम, खासदार। हाँ, मिक्स पार्टी के रहेंगे। तो ये सब हम वो पार्लियामेंट में देखेंगे सब चीजें, है ना। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब हम चीजें हम देखने वाले हैं, सिलेबस में देखेंगे। ठीक है, मेन मेन और क्वेश्चन के भी कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सिटीजनशिप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकंड भाग 2 में दिया है नागरिकत्व। ठीक है, तो ये जो नागरिकत्व है, आपको पता है हमारे एक ही नागरिकत्व है। कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में दुहेरी नागरिकत्व है, तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकत्व है। तो नागरिकत्व जो है, इसमें ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई, ओसीआई, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होता है। और हमारे यहाँ जैसे सिटीजन, भारत का सिटीजनशिप लेना है तो कैसे ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो वो सब चीजें हम देखेंगे इसमें सिटीजनशिप में। जैसे सिंगल सिटीजनशिप, एक बार क्वेश्चन पूछा था, सिंगल सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में दिया है? एक ही नागरिकत्व कौन से कलम में दिया है? कलम 9 में। क्योंकि हमने डिनाई किया है। अगर आप किसी दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली इधर की क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सिटीजनशिप ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, अभी जैसे आपको बताऊंगा सीए कानून,
जो पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकत्व जो है घटना दुरुस्ती कायदा, ये जो है, ये जो, हाँ बहुत बार ऐसे घुसपैठिया ये वो होते हैं। एक्चुअली इसमें मेन प्रॉब्लम था कि जो तीन जो ये थे कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे जो है हिंदू लोग जो होते हैं उनका, ये माइनॉरिटीज में है, और उनका जो वहां पे प्रताड़न होता है, मतलब उनका हरासमेंट होता है वहां पे, ऐसा उनका कहना था। तो ये जो तीन देशों से जो है हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज, जो भी यहाँ पे इंडिया में आएंगे उनको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, मुस्लिम को छोड़ के। अभी इसको चैलेंज किया गया, ये मेन एक्ट जो है 1955 का है सिटीजनशिप का। आपको ये मेन एक्ट भी पूछा जाता है कि मेन एक्ट कौन सा है, 1955, और इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है ये 2019 का अमेंडमेंट है। तो इसमें जो है ये जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के सामने सब समान है, एवरीवन इक्वल ऑन द आइज ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसका वायलेशन है, क्योंकि मुस्लिम्स मुस्लिम्स को जो इसको एक्सक्लूड किया है। बल्कि आप देखेंगे बहुत सारे देशों में जो है, जैसे श्रीलंका हो, वहां मुस्लिम माइनॉरिटी में, वहां पे उनका प्रताड़न होता है, तो आपने ये फैक्टर निग्लेक्ट किया है। या नेपाल में है, नेपाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज है, तो वहां पे उनका प्रताड़न होता है, तो आपने ये भी फैक्टर निग्लेक्ट किया है। समझ गए? तो ये तो वायलेशन हो गया ना, तो उसके बेसिस पे चैलेंज किया गया यहाँ पे। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज शुरू है इसका, उसमें हियरिंग चालू है अभी, ठीक है। समझ गया आपको? तो ये जो इंपॉर्टेंट जो कुछ भी अगर अमेंडमेंट होते हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स का भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक देखेंगे उसमें करंट अफेयर्स का भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स, ये आपका आर्टिकल 12 टू 35 में आता है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 में आता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आपके मौलिक अधिकार तो पता होने चाहिए। जबरदस्त पकड़ लो कि पुलिस आई, आपको उठा के लेके गई, आप क्या करोगे, क्या करोगे? आपने किसी ने जय भीम मूवी देखा है? किसी ने देखा है? एक बार देखो, आपको एक एक जो हेबिस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, हेबिस कॉर्पस पकड़ लो। आपका नाम क्या है? करण। करण का एक दोस्त है, सवेरे सवेरे पुलिस आई, उसको उठा के लेके गई विदाउट एनी वारंट। उसके पास वारंट नहीं था, देखो, लेकिन आपके दोस्त ने अगर कुछ किया होगा तो वारंट लाई ही होंगी, अरेस्ट किया होगा तो ठीक है। तो उसके लिए आप हेबिस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 हेबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो, या अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ये भी प्रोविजन है। और वो मूवी में जो दिया है वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जाता है वो, ठीक है। अभी फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे, तो आप कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा कि पहले उसको मेरे सामने बॉडी से प्रेजेंट करो। किसको बोलेगा? क्योंकि ये किसके अगेंस्ट में है, पुलिस ने लेके गया ना, तो स्टेट के अगेंस्ट में है, ये मैटर किसके अगेंस्ट में है, स्टेट के अगेंस्ट में है। तो आप बोले, जो कोर्ट बोलेंगे कि पहले पुलिस को बोलेंगे कि उसको पहले मेरे सामने बॉडी से प्रेजेंट करो, और जो बंदे को अरेस्ट किया है फिर उसको लीगलिटी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मनमानी कर सकता है यहाँ पे नहीं, आपके फंडामेंटल राइट जो है, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वेलिटी, ये इक्वेलिटी वाला, समानता का अधिकार 14 से 18 में, 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये दूसरा अधिकार है आपका। तीसरा अधिकार जो है 23-24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये राइट है। 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म स्वातंत्र का अधिकार है आपको। आपको पता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, प्रियम्बल में पहले सेक्युलर वर्ड ही नहीं था, धर्मनिरपेक्ष। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। ठीक है, तो सेक्युलर वर्ड नहीं था, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेक्युलर है, क्योंकि देखो आर्टिकल 25 to 28 क्या बोलता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को वो सेपरेटली प्रियम्बल में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी है, फंडामेंटल राइट में दिया है। बराबर है। आपका 29 to 30 ये माइनॉरिटीज के लिए राइट्स है कि ये जो है आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट है फॉर माइनॉरिटीज, वो अपने कल्चर को, एजुकेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसके लिए इंस्टीट्यूशन भी। और जो 6 वाला राइट्स है जो है, वो है आपका कौन सा राइट है, आपका आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान प्रतिकार करने का अधिकार। अगर आपका संविधान, आपके मौलिक अधिकारों का कोई अगर उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट का, तो आप डायरेक्टली कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कलम 32 बोलता है आपका। तो ये जो मौलिक अधिकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। अब बहुत बार पूछा जाता है कि शोषण का अधिकार किसमें दिया है, समानता का अधिकार किसमें दिया है, और उसमें भी डिटेल है ना। जैसे अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत जो है, कौन से आर्टिकल में बैन किया है, आर्टिकल 17, है ना। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स है जो आपको पता होनी चाहिए इसमें। तो फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे भी पता होने चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार है। मैंने जैसे बताया ना आपको कि अगर कुछ भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये आपके, हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हम देखेंगे। ये जो मार्गदर्शक तत्व है, देखो फंडामेंटल राइट जो है आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये डीपीसी एसपी जो है, राज्य मार्गदर्शक तत्व बोलते हैं जिसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ये हमने आयरलैंड से लिया है। और ये जो है, कोई भी सरकार अच्छी होनी चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव्स है, सरकार के लिए, कि सरकार ने क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार कैसे करेंगे, है ना, तो सोशल जस्टिस कैसे करेंगे, है ना, या लोगों की केयर कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें जो है इसमें दिया गया है। आर्टिकल 36 to 51 ये आपका पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 4 में ये दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। डीपीएसपी जो है मार्गदर्शक तत्व, तो कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो कोई भी सरकार अच्छी है किस पे डिपेंड करता है, डीपीएसपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे सिलेबस में। मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो आपको मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिया, तो आपकी देश के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। तो आपकी ड्यूटीज यहां पे दिया है कि भाई नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनका आपने सम्मान करना चाहिए, ये सब दिया है। तिरंगे का सम्मान करना चाहिए आपने, बराबर है। अपने जो है इन्वायरमेंट का सम्मान करना चाहिए, रिसोर्सेस का सम्मान करना चाहिए, देश के लिए आपने कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश का नाम रोशन हो। ये सब कर्तव्य इसमें दिया है, ड्यूटीज में दिया है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, और ये पहले एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ध्यान में रखो। ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, इसमें ही इसको ऐड किया गया 51A। और पहले 10 ही ड्यूटीज थी, कर्तव्य थे। 11वां जो है बाद में ऐड हुआ, कौन सा वाला, एजुकेशन वाला। 6 to 14 एज ग्रुप को जो है फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करना सरकार का काम है। अभी देखो कितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आपने देखा है कितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। वो तो मतलब ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका कर्तव्य है बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करना। ये 86 घटना दुरुस्ती जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, 2002 की घटना दुरुस्ती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम इसमें देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है, प्रेसिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। कौन सी कलम बोलती है, 52, 52। ठीक है, 52 to 61 जो है आपका पूरा जो है प्रेसिडेंट का है।
ठीक है, इसमें आपको पूछा जाता है प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है, आपको बहुत बार सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आप लोग करते हो क्या प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट? नहीं करते हैं। हमने जो चुन के जो लोग भेजे हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, वो मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो वो सब हम देखेंगे। अभी प्रेसिडेंट को निकालना है। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है? करण, हम करण को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। अभी इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो कोई भी हाउस जो है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, कोई भी हाउस से 1/4 मेंबर्स ने पहले राइटिंग में उनको पहले प्रायर नोटिस देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि भाई हम आप पे क्या कर रहे हैं, आपको निकालने की प्रोसीजर कर रहे हैं, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। एक ही बेस है राष्ट्र प्रेसिडेंट को निकालने का, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। एक ही बेस है, कौन सा बेस है, किस बेसिस पे निकाल सकते हैं आप? वॉयलेशन, बस। तो भाई निकालना है, करण को निकालना है, प्रेसिडेंट है तो फिर कैसे? पहले 1/4 मेंबर, एक तो यहां के या यहां के, पहले 14 दिन की प्रायर नोटिस, 14 डेज की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति को लगेगा नहीं भाई, मैंने करण को लगेगा कि नहीं भाई मैंने कुछ गलत किया है, तो वो रेजिग्नेशन दे देगा। नहीं तो बोलेगा नहीं मैं तो लड़ता हूं, अभी बड़े से बड़ा वकील करूंगा मैं। तो फिर जो है कमिटी बनती है एक, इसको इंक्वायरी कमिटी बोलते हैं, चौकसी समिति बोलते हैं, जिसमें सीजीआई भी होता है, सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं उसमें। वो कमेटी के सामने जो है जो भी सबूत है वो देने पड़ते हैं उनको, और बाद में लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, विशेष बहुमत लगता है, निकल गया राष्ट्रपति। दोनों हाउसेज से अगर विशेष बहुमत से हुआ, अभी आपको पता है ना एक बिल जो है परिसीमन वाला, डिलिमिटेशन वाला बिल पास नहीं हुआ ना, उसके पीछे रीजन क्या था कि 2/3 मेजोरिटी नहीं बनी। ये मेजोरिटी क्या होती है मैं बताऊंगा, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। समझ गया? तो राष्ट्रपति इसी तरह आपको पढ़ना है, मैं तो आपको पूरे एग्जाम्पल थ्रू ही पढ़ाऊंगा पूरी चीजें कि कैसे निकालना है, क्या करना है ना, राष्ट्रपति के पावर्स क्या है। क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। देखो अपने यहां पे जो है ना, एक रियल एग्जीक्यूटिव है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसको डी फैक्टो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी ज्यूअर। रियल एग्जीक्यूटिव जो है अपने यहां पे वो प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो है प्रेसिडेंट है अपने आप, नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति। खरा प्रमुख कौन है? हाँ हाँ, जैसे वहां पे जो है अमेरिका में जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, और वो वही मेन होता है। लेकिन अपने यहां पे जो है ये है डी फैक्टो है, डी जूअर जो है प्रेसिडेंट है, डी फैक्टो जो है प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे इसमें। और आर्टिकल जैसे 75 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 76 बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे कलम है, जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 148 कैग, ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। 316 यूपीएससी के चेयरमैन, उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव में कौन है? ना कि प्राइम मिनिस्टर है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट ही सबका अपॉइंटमेंट करता है, ध्यान में रखना। तो आपको क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ही पूछा जाता है बहुत बार। और जैसे आपको जैसे आर्टिकल 61, उसको रिमूवल प्रोसीजर दिया है, उसको पद से निकालने की, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कलम भी इंपॉर्टेंट कलम भी पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सब हम चीजें देखेंगे एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं, वो सब हम चीजें देखेंगे। जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो विथ एग्जाम्पल आपको पूरी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, देन संसद। ठीक है, अपने यहाँ पे जो संसद है, अपने यहाँ जो कानून बनाने वाली जो संस्था है, जैसे देखो अपना जो लोकतंत्र है जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी, इसके 4 पहिए हैं, लोकतंत्र के 4 पहिए हैं। 4 पहिए कौन कौन से हैं? ये आपका संसद, मतलब जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं या लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारी मंडल बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव।
जिसको हम कार्यकारी मंडल जो हमने देखा है, प्रेसिडेंट, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे जुडिशियरी। जुडिशियरी, जो जुडिशियरी है इसमें सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट में जो है मीडिया, जो सबसे पंचर चक्का है अपना, ठीक है। ये जो मीडिया जो है, मीडिया मीडिया जो है, ये सबसे पंचर चक्का है। क्या होता है इनका काम, क्या है इसमें, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जब तक उसकी साइन नहीं होगी किसी भी बिल पे, तो बिल पास होगा क्या, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ठीक है। तो अभी इनका काम सिर्फ कानून बनाना है, ये इसको लागू नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लागू करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे आपने देखा होगा कानून तो पास हो गए लेकिन लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि लागू करना इसकी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की। और ये जो जुडिशरी है, ये अंपायर है, ठीक है। कि अगर इन्होंने ऐसे कुछ कानून बना दिए जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो, अगर कल से बोल दिया कि भाई चलो ऐसा कानून पास कर दिया कि लड़कियां जो है वो कॉलेज नहीं जा सकती है, किया है कुछ कंट्रीज में, अफगानिस्तान में वगैरह, हाँ अभी, हाँ राइट छीन लिए। अगर इंडिया में अगर हो गया तो ऐसा, तो यहां पे ये बॉस बैठा है ना, ये ये जो है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षण करता किसको बोला जाता है हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को ये बैठा है ना यहाँ पे, ये बोलेगा ऐसा किया क्या, चल उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दे, ठीक है। अगर इसने कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, बराबर है, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करो पहले। अपने यहां पे भी हाई कोर्ट ने आपको पता है कि बोला था रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो कि अपने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, उसी तरह सेम स्टेट गवर्नमेंट में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो है अपना प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इंडिपेंडेंट पिलर है। और मीडिया का एक्चुअली काम क्या है, एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप, दबाव दबाव लाना चाहिए सरकार पे, सरकार पे पूछना चाहिए कि भाई 15 लाख आने वाले थे, ठीक है, मतलब आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, कहा गया, वो पूछना इनका काम है। मतलब लोगों की समस्या है सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की जो भी ये चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाना, और सरकार से सवाल पूछना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल तो अपोजिशन से ही सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर, मीडिया भी, लेकिन मेन काम क्या है उनका, सरकार से सवाल पूछना, क्योंकि सरकार में तो वो है ना, सब रिसोर्सेज उनके हाथ में, रिसोर्सेज इन द सेंस ईडी सीबीआई से लेके सब, पैसे अलॉट करने से लेके सब चीजें इंप्लीमेंट करने से लेके उनके हाथों में है, तो उनकी जवाबदेही बनती है। और अपने यहां पे जो है लोगों ने, लोगों द्वारा प्रस्तापित किया हुआ शासन है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। ऐसा नहीं है कि यहां कोई शासक नहीं है, ध्यान में रखना। ये जो जैसे हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ चीज कर रहे हैं, मतलब वो अपने जेब से कर रहे हैं क्या, आपका टैक्स का पैसा है, उसी से कर रहे हैं, तो उनका वो जवाबदेही है। अगर आप नहीं करोगे हम दूसरे को बिठा देंगे, वो करेगा, उनकी जवाबदेही है, हमने चुने हुए लोग हैं वो, मतलब हमारे लोग, हमारे नौकर है एक्चुअली। लेकिन वही हुकुमशाह बन जाते, बहुत बार ऐसे होता है बहुत सारे देशों में, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए जनरली, समझ गए आप, मैं बताऊंगा सब चीजें आपको इसमें, ठीक है। संसद जो है, संसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अपर हाउस लोअर हाउस किसको बोलते हैं, कहां से कैसे चुन के जाते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, वो सब हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसके मैं आपको पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जुडिशियरी, आपने यहां जो है, मैंने बताया जुडिशियरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, जिसको कनिष्ठ न्यायालय बोलते हैं, हाँ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं। तो इस तरह 3 स्ट्रक्चर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ये। तो इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जो है जज बनना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए,
या 5 साल में किसी भी हाईकोर्ट में एज अ जज होना चाहिए। और थर्ड भी है, हाँ, राष्ट्रपति के नजर में वो निष्णात कायदे पंडित, रिनाउंड पर्सनालिटी होनी चाहिए ऑन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पूछा जाता है। उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पे देखो, इम्पीचमेंट जिसको महाभियोग बोलते हैं, 4 लोगों पे चलता है। जैसे किस पे? इस पे जजेस पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, जजेस पे चलता है, जजेस पे चलता है। ठीक है, और किस पे चलता है? राष्ट्रपति पे चलता है, प्रेसिडेंट पे चलता है, प्रेसिडेंट पे चलता है, और किस पे चलता है? हाँ, इलेक्शन, हाँ, हाँ, इलेक्शन कमीशन, और कैग। तो 4 लोग हैं जिसपे जो है महाभियोग चलता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर बोलते हैं। तो वो सब हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें हम देखेंगे, जुडिशियरी में हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 124, ये इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो वो सब चीजें भी आपको पूछे पूछे जाते हैं। ठीक है, देन स्टेट का सेम ही है। जैसे स्टेट के एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे गवर्नर, देन सीएम, स्टेट के एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो वो सब चीजें, यहां वहां पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे गवर्नर इंपॉर्टेंट है। वहां पे जैसे जिस तरह राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता है, वैसे स्टेट का बिल गवर्नर के साइन के बिना, राज्यपाल के साइन के बिना पास नहीं होता है। तो स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं गवर्नर। जैसे आर्टिकल 165 बोलता है कि मुख्यमंत्री, इसमें महाधिवक्ता है, 164 में बोलता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 164, 165 है महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। जैसे स्टेट सेंटर का जो है अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76, उसी तरह 165 में स्टेट का कौन होता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे। ठीक है, सेम हम जो है राज्य विधिमंडल भी देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत सारे स्टेट में जो है एक मतलब सिंगल है, और कुछ ही स्टेट है जिसमें बाय कैमरल है, दुहेरी है। जैसे एक ट्रिक है, ताजकुंभ, तेलंगाना, आंध्र, अभी जम्मू एंड कश्मीर तो हट गया, कर्नाटक, देन यूपी, देन महाराष्ट्र और बिहार। ये जो कितने स्टेट में है अभी बाय कैमरल, मतलब दुहेरी, मतलब विधान परिषद भी है वहां पे। कितने स्टेट में है? 6 स्टेट में है अभी। ठीक है, ध्यान में रखना। जो एमपी में है क्या? नहीं है। एमपी में फिर कानून कैसे बनता है? विधानसभा ही पास करती है। विधानसभा से पास होने के बाद डायरेक्ट गवर्नर राज्यपाल के पास जाता है साइन के लिए। लेकिन अपने यहां पे कैसा, जैसे महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, तो अपने यहां पे कैसा होता है? विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, और विधान परिषद से फिर गवर्नर के पास जाता है पास में। ठीक है, तो ये स्टेट में है। बहुत सारे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, इवन डीपीएसपी के ट्रिक्स बताऊंगा आपको, फंडामेंटल राइट्स के, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जैसे किसी स्टेट को अगर विधान परिषद बनानी है तो कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते पता है? हाँ, अपील करेंगे, बराबर है। कौन करेंगे अपील? पहले वो स्टेट करेंगे। जैसे पकड़ लो एमपी में नहीं है, एमपी में नहीं है विधान परिषद, तो पहले एमपी क्या करेंगी? 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई हमको क्या चाहिए? विधान परिषद चाहिए। एमपी क्या करेंगी? पहले रेजोल्यूशन पास करेंगी 2/3 मेजोरिटी से, मतलब वो डिमांड कर रही है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अकेले एमपी बना सकती क्या? नहीं। फिर वो जाएगा संसद में, पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से ओनली सिंपल मेजोरिटी, वहां से सिंपल मेजोरिटी, ओनली लोक संसद बना सकती क्या? पहले एमपी से रिजोल्यूशन तो आना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, मतलब ना अकेले विधिमंडल विधानसभा बना सकती है, ना संसद बना सकती है। पहले रिजोल्यूशन आना चाहिए वहां से, फिर जो है
वहां पे संसद सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगी और प्रेसिडेंट का साइन होगा और वहां से नोटिफिकेशन निकलेगा कि भाई आप बना लो। अभी ऐसे ही नहीं बना सकते। और करंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी कौन से स्टेट ने डिमांड किया है, क्या किया है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन भी देखेंगे कि सेंटर और स्टेट में रिलेशंस क्या है। कि जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे गवर्नर जो है वो स्टेट के लिए काम करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले सेंटर स्टेट रिलेशन में। जैसे यूपीएससी जो है एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आईएएस ऑफिसर काम कहां पे करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जैसे न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना, आपको पता है किसके हाथ में? न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी कितने ऑल इंडिया सर्विसेज है बताओ, कोई बता सकता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा कितने हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। अभी तीन ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगर चौथी क्रिएट करनी है तो कौन कर सकता है पता है आपको? राज्यसभा। राज्यसभा जो है उनको स्पेशल मेजोर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, और लोकसभा की ओनली सिंपल मेजोरिटी से परमिशन चाहिए। मतलब पहले प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा, रिजोल्यूशन कहां पे लाया जाएगा? राज्यसभा में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 312 आपका बोलता है ऑल इंडिया सर्विसेज वाला, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे।